तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू पूरी क्राइम तक फैमिली के। वो इसलिए कि कल रात से लगातार आप लोग क्राइम तक पर निर्भया की जो अपडेट है वो सारी चीज़ें आप सुन रहे थे, देख रहे थे, अपने कमेंट्स भेज रहे थे। और कई सारे ऐसे देश से, बहुत कई सारे ऐसे कंट्री से मेल आए, मैसेजेस आए जो इस फांसी के ऊपर अपने अपने उन्होंने राय दी। और ज़्यादातर की यही थी कि उन्होंने एक तरह से एक खुशी जाहिर की और एक कहा कि इतने साल बाद ही सही लेकिन इंसाफ मिला निर्भया को। पूरे देश का भी मूड यही था। और आज 5:30 बजे जब फांसी हुई और ये खबर फैली चारों तरफ, तो लोगों को लगा कि एक राहत जैसा महसूस हुआ। तिहाड़ के बाहर बहुत दूर दूर से बहुत सारी महिलाएं, दूसरे लोग तक पहुंच चुके थे कि इसी आज इंसाफ जो हो रहा है वो उसके गवाह बने। आपको मैंने बताया था कल ही कि मुझे भी पहुंचना था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑफिस ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि इसी बिल्डिंग में फिर वापस नहीं आ सकते थे। तो मैं लेकिन पूरी रात लाइव था आज तक पे, और सुबह मैं घर पहुंचा हूँ आज करीब 10:30 बजे के आसपास। लेकिन आज कहानी भी थी, वारदात भी थी, तो इसलिए फिर कुछ घंटे के बाद वापस आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। तो कोशिश यही है कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जेल के अंदर हुई, क्या हुई, ऑथेंटिक तरीके से सच्चाई के साथ आप तक पहुंचा सकूं कि ये पूरी फांसी और आखिरी रात, बल्कि आखिरी के घंटे, वो सब में क्या था। तो कहानी पूरी डिटेल में, इनसाइड स्टोरी आपको दूं फांसी की, उससे पहले बस एक जानकारी। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि पवन जल्लाद को ज़रूर लाइएगा। पवन जल्लाद इस वक्त भी, अभी मैं 5 मिनट पहले भी मैंने फ़ोन किया, दोनों फ़ोन मोबाइल जो स्विच ऑफ है। और जो मेरी खबर है वो ये कि तिहाड़ जेल ने अभी पवन जल्लाद को जाने की इजाज़त नहीं दी है। कई उसकी वजह है, लेकिन मुझे लगता है आज रात या कल शायद पवन जल्लाद जेल से बाहर आ जाए। मेरी कोशिश होगी पूरी पवन जल्लाद के ज़रिए आपको भी पूरी फांसी की कहानी सुनाऊं। कल कुल मिलाकर चूँकि रात भर हम लोग लाइव भी बैठे हुए थे, और मैंने आपसे कहा था इस बात को करीब 1 हफ्ता या 4-5-6 दिन, कई बार रिपीट भी किया था कि मुझे लगता है कि 19 तारीख यानी फांसी से एक रात पहले कुछ ना कुछ होगा। अदालतें खुलेंगी, सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां जलेंगी, और कल सब कुछ वही हुआ। क्योंकि मुझे मालूम था कि एपी सिंह क्या क्या कर सकते हैं, जो उनका अब तक का ढर्रा रहा है उसको देखते हुए। तो इसीलिए पहले कल लोअर कोर्ट में जब वो पहुंचे और कहा कि डेथ वारंट को कैंसिल कर दो, लोअर कोर्ट ने मना कर दिया। फिर वो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने रात को सुनवाई शुरू की और 12:15 बजे रात को हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और उस फैसले में यह था कि कोई बेस नहीं बनता है कि ऐन वक्त पे अब फांसी को टाला जा सके। 12:15 बजे जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, तो इसके बाद चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट नंबर 2 कोर्ट है देश की, इसके बाद सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, तो हमें पता था कि एपी सिंह कम से कम आखिरी मौका छोड़ेंगे नहीं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद वो सीधे रात को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो वो रजिस्ट्रार के घर पहुंच गए और उन्होंने जाकर अर्जी दी कि मौत में कुछ घंटे बाकी हैं, एक आखिरी अधिकार बचता है, उनको सुना जाए उनके मुवक्किलों के लिए। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फ़ोन किया रात को ही 12:30 के आसपास, और उनको सारे हालात से आगाह किया और कहा कि इस तरीके से जो है पूरा मामला आया है सामने और फांसी में कुछ घंटे हैं और ये अर्जेंसी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार की बात सुनने के बाद, हालांकि उन्हें शायद अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होगा, उन्होंने फिर ये कंफर्म किया और उन्होंने कहा ठीक है। 12:30 बज रहा था, उन्होंने 2:30 बजे का वक्त तय किया इस मामले की सुनवाई के लिए। मतलब एपी सिंह की अर्जी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 2:30 बजे रात की सुनवाई तय हुई और इसके लिए एक बेंच तैयार किया गया। जो 3 जस्टिस थे उनके नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तय किए, उन तीनों को खबर दी गई। जो सॉलिसिटर जनरल थे उनको खबर दी गई। और इसके बाद चूँकि रात का वक्त था, सभी घर पे थे, कुछ सो रहे होंगे, उनको उठाया गया, बताया गया, जगाया गया। और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट की जो मूवमेंट है वो बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट की बत्तियाँ सच में जल गई और एपी सिंह अपने वकील के साथ और बाकी जो जजेस थे, वो निर्भया के माँ बाप, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ड्रामा हुआ। चूँकि कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी एडवाइजरी जारी हुई है कि ज़्यादा भीड़ ना हो, कम से कम लोग हों, कोर्ट में भी यही सारी चीज़ें हैं। अब एपी सिंह के साथ 7 वकील थे उनके जूनियर, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने कहा आप 3 ही लोग जा सकते हैं। इसको लेके एपी सिंह को गुस्सा आ गया, वो वहीं सुप्रीम कोर्ट में धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा जब तक मेरे जूनियर नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर बातचीत कुछ बनी, 5-6 लोगों को जाने की इजाज़त मिली, तब एपी सिंह धरना ख़त्म करके अंदर जाते हैं।
इसी कोरोना की वजह से निर्भया के माँ बाप को भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और जो माँ बाप थे निर्भया के, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस के बाहर ही कार में बैठे हुए थे। मीडिया में भी हर जगह से बस एक एक कुछ खास लोगों को जाने की इजाज़त दी गई ताकि भीड़ ना हो। कुल मिलाकर कोर्ट के अंदर करीब 22 से 25 लोग मौजूद थे, और उन 22-25 लोगों के बीच में सुनवाई शुरू हुई ठीक 2:30 बजे। तब तक फांसी में 3 घंटे का वक्त बाकी था। इधर रात के 2:30 बज रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही थी, उधर 3.5 घंटे के बाद फांसी होनी थी। तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 के जेलर के रूम में रात से ही जेलर, डिप्टी जेलर, मंडोली जेल के 2 सीनियर जेल स्टाफ, एसडीएम, डीएम, डॉक्टर, ये सारे लोग जेलर के कमरे में बैठे हुए थे, और इनके कमरे में भी टीवी चल रही थी, न्यूज़ चैनल चल रहा था, और वो पल पल की जानकारी ले रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जेल पे ही होना था। फांसी होनी है कि नहीं होनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें न्यूज़ चैनल के ज़रिए लाइव पता चल रहा था। लेकिन जेल स्टाफ को भी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था रात 12:15 बजे कि आपका अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि ये तक कहा कि हाईकोर्ट के जज जब रिजेक्ट किया तो कहा गया कि एपी सिंह को कि अब आपके मुवक्किल का जो है वो भगवान से मिलने का वक्त आ गया है, तो आप वक्त बर्बाद ना करें और जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। उधर तिहाड़ जेल चूंकि मजबूर है, बंधा हुआ है डेथ वारंट से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई ज़रूर चल रही थी, लेकिन वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ था। रात करीब आखिरी बार 1 बजे के आसपास आखिरी डमी ट्रायल होता है जेल के अंदर। पवन जल्लाद और बाकी जो जेल स्टाफ है वो करते हैं। फांसी के तख्ते को, लिवर को आखिरी बार चेक किया जाता है, और जितने भी स्टाफ की मौजूदगी फांसी के दौरान होनी थी वो तमाम स्टाफ जेल नंबर 3 में पहुंच चुका था। वहाँ पे वो लोग सब थे, जेलर के कमरे में थे, न्यूज़ चैनल के ज़रिए अपडेट ले रहे थे। और इस दौरान में कल पहली बार डेथ सेल के बाहर सुरक्षा की तादाद ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आखिरी रात थी, चारों कुछ भी गड़बड़ कर सकते थे। और उनकी हालात को देखते हुए, क्योंकि चारों शाम से ही लगातार बहुत ज़्यादा बेचैन, घबराहट, बदहवास और एक तरह से कांप रहे थे। जब हाईकोर्ट की खबर आई रिजेक्शन की 12:15 बजे, 5 मिनट के बाद उन्हें पता चल गया, जेल स्टाफ के ज़रिए उनको बताया गया, तो उनकी दहशत और बढ़ गई। इस दौरान वो लगातार अपने वकील से पूछ रहे थे, जो जेल के स्टाफ थे, कि वकील साहब की कोई खबर आई, वकील साहब कुछ कह रहे हैं, बच जाएंगे क्या, फांसी टल जाएगी। अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे, और इधर वक्त तेज़ी से भाग रहा था। 12:15 के बाद जब उन्हें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2:30 बजे की सुनवाई तय की है, फिर इन्हें थोड़ी सी राहत मिली। उन्हें एक थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद 2:30 बजे सुनवाई होगी, 5:30 की फांसी है, 3 घंटे का वक्त है, तो हो सकता सुनवाई लंबी खिंच जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा भी एपी सिंह को कि आपकी ये तर्क जो है सब बेकार है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम सुने तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैं 5:30 तक यहीं बैठा हुआ हूँ सुबह, आप भी 5:30 तक हमारे गेस्ट हैं, यहीं बैठिए और हम बातें करते हैं, चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बेस होना चाहिए इस डेथ वारंट को कैंसिल करने का। तो उधर वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, निर्भया के चारों गुनहगार मुकेश, पवन, अक्षय और विनय की हालत ख़राब होती जा रही थी, बदहवासी बढ़ती जा रही थी। पूरी रात वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। जो भी गार्ड उनकी तरफ देखता वो उसके साथ इल्तिजा करते, बिन्नत करते कि कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ मुमकिन है, बच जाएंगे। लेकिन गार्ड को साफ आदेश था कि वो उनसे कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ उनको ध्यान से देखेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे कि कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे हैं। पूरी रात न ये चारों सोए और न पूरा जेल का स्टाफ सोया, वो स्टाफ जिसको फांसी की इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करनी थी। 2:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई। 3:30 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ठीक 1 घंटे के बाद। 3:32 पर यह खबर सुप्रीम कोर्ट से बाहर न्यूज़ चैनल तक आई। उस वक्त हम लोग सब लाइव पे थे। मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से खबर दी और उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। इस 3:32 पे सुप्रीम कोर्ट से जो ये खबर आई, इसके बाद पहली बार 7 साल 3 महीने और 4 दिन में अब जाकर तस्वीर साफ हुई कि अब इन चारों की फांसी के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि आखिरी जो अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। इसके बाद कोई अपील नहीं बचती थी, बचने का कोई उस वक्त तक मौका भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे थे इन चारों की ज़िंदगी और मौत के बीच। 3:32 पर जेल के स्टाफ को भी ये खबर मिल गई और उनके लिए अब कोई मतलब नहीं था। वो फांसी तभी रोक सकते थे जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्ट हुआ
लेकिन न्यूज़ चैनल के ज़रिए सिर्फ उन्होंने कंफर्म नहीं किया, बल्कि सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली सरकार के थे, उन्होंने ऑफिशियली तिहाड़ जेल ऑफिशियल को जानकारी दी कि अब फांसी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो आप ब्लैक वारंट के हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाइए। 3:32 की बात थी। आधे घंटे के बाद सुबह ठीक 4 बजे तिहाड़ के जेल नंबर 3 के जेलर, डिप्टी जेलर, मंडोली जेल के 2 सीनियर जेलर, जिनको खास इस फांसी के लिए 2 दिन के लिए तिहाड़ बुलाया गया था, ये चारों अपने कमरे से निकलते हैं और डेथ सेल की तरफ जाते हैं। 4 बजे का वक्त था सुबह। चूंकि 4 अलग अलग सेल में थे, इसलिए ये तादाद ज़्यादा थी, वरना सिर्फ डिप्टी जेलर और जेलर ही जाते। जब ये पहुंचे और इनके कदमों की आहट आवाज़ सुनाई दी इन चारों को, अंधेरा तब भी था क्योंकि आजकल सुबह 5:45 से पहले दिल्ली में उजाला नहीं होता है, तो अंधेरा था और डेथ सेल के आसपास की बत्तियां ज़रूर जल रही थी। ये चारों के कदमों की जब आहट सुनाई देती है, चारों और घबरा जाते हैं। इसके बाद बारी बारी से मुकेश, पवन, विनय और अक्षय के पास जेलर, डिप्टी जेलर ये लोग जाते हैं और उसे ताज़ा जानकारी देते हैं कि आपकी हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो 5:30 का वक्त है फांसी के लिए वो तय है। अगर कुछ चाहिए, कुछ कहना हो तो बताओ। चारों से चाय पूछी गई पीने के लिए, लेकिन चारों ने ही मना कर दिया। इसके बाद थोड़ी बहुत इधर बातचीत होती रही। फिर उनसे पूछा गया कि आप नहा लो। खबर यह है कि इन चारों में से नहाया भी किसी ने नहीं, नहाने से मना कर दिया। उसके बाद एसडीएम और डीएम आए और उससे आखिरी उनकी विल पूछी गई कि कोई मैसेज देना है, कोई पैगाम देना है। तो कहते हैं इनमें से एक विनय जो पेंट करता है, पेंटर भी, उसके बहुत सारे, वो करीब 170 के करीब जेल में बैठ के पेंटिंग की है। उसने कहा कि ये तिहाड़ के सुपरिंटेंडेंट, या मतलब तिहाड़ के जेल नंबर 3 को दे दीजिएगा और जेल की ही ये वसीयत है। एक मुकेश ने ये कहा था कि अगर मेरे किसी अंग का कोई काम आ सकता है किसी को, तो आप ले सकते हो। तो हालांकि इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबर यह है कि उसकी, मुकेश की इस इच्छा को, ख्वाहिश को बाकायदा लिखा गया और उसके साइन और स्टैंप लिए गए डीएम के जरिए। बाकी दोनों ने कोई ऐसी इच्छा जताई नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 5:30 का वक्त नज़दीक आता जा रहा था। तो एसडीएम और डीएम की कानूनी कार्रवाई जब ख़त्म हो गई, उसके बाद वो चले गए। तो फिर जल्लाद को बुलाया जाता है कपड़ों के साथ, काला कुर्ता, काला पैजामा, 4 लोगों का 4 सेट। चारों पहले पहनने से मना करते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझाया जाता है। तो वो नहाते तो नहीं हैं, चाय तो नहीं पीते, लेकिन कपड़े पहन लेते हैं। इसके बाद फिर उनसे कुछ जो भी प्रेयर, प्रार्थना करनी है वो कहा जाता है, लेकिन तब तक भी चारों रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो पवन है वो लगातार हाथ जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है जेलर के सामने, डिप्टी जेलर के सामने, और कह रहा है कि मुझे आप बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है, अभी भी आप देख लीजिए कोई मौका। बल्कि ये तक कह रहा था कि आप चाहें तो मैं मरने से बच सकता हूँ। तो ऐसे नाजुक मौके पे संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक तरह से दिलासा ही दिया जा रहा था इन लोगों को। और फिर धीरे धीरे करीब 4 से ऊपर का वक्त हो जाता है। बाहर सारे सुरक्षा गार्ड पैनी नज़र रखे हुए थे, क्योंकि आखिरी वक्त में सबसे मुश्किल का वक्त होता है कि कहीं कोई उल्टी चीज़, ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो इन सब का के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। ख़ास तौर पर कल की रात जो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जो लोग वहाँ पे तैनात होते हैं, उनमें से ऐसे लोगों की ड्यूटी पिछले 2 दिनों से लगाई गई थी इस सेल के बाहर, जिनकी कद काठी थोड़ी अच्छी है, जो मजबूत हैं, जो थोड़े भारी भरकम है, ताकि इन चारों में से जो भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसको आसानी से वो काबू में पा सकें। तो आम जो हाइट के या उस तरीके के बाकी पुलिस वाले, उनमें से छांट कर अच्छे, मजबूत, ताकतवर कदकाठी के गार्ड्स की तैनाती की गई थी डेथ सेल के बाहर, और वहाँ से लेके फांसी की कोठी तक। इधर ये सारी चीज़ चल रही थी। उधर तिहाड़ के बाकी पूरे एरिया में 3 नंबर जेल में एक तरह से लॉकआउट था, कर्फ्यू जैसा माहौल था। चूँकि पूरे जेल के कैदियों को ये बात मालूम थी कि 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी होगी, तो ये बात छुपी नहीं थी। और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, तो तिहाड़ में एहतियातन हर एक कैदी को वक्त से पहले बैरक में डाल दिया गया था, इस आदेश के साथ कि सुबह बैरक रूटीन दिन की तरह नहीं खुलेगा, जब आपको बताया जाएगा तब खुलेगा।
तिहाड़ में पूरी तरह सन्नाटा था। बातचीत के बाद करीब 5:15 का वक्त होता है। 5:15 के आसपास जेल मैनुअल के हिसाब से हर चीज अब तक वक्त में हो रहा था। इस पूरी जो 4 से लेकर 5:15 तक डेथ सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जेल स्टाफ को वो यही थी कि चारों अलग अलग, इनमें से कोई भी एक शांत नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो रो नहीं रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो गिड़गिड़ा नहीं रहा था। और बल्कि अक्षय ने कई बार ये कहा कि अच्छा मुझे एक बार जेलर साहब आप अपनी पत्नी और बच्चे से मिलवा दीजिए। उसका बेटा जो है वो शायद करीब 8 या 9 साल का है। जब ये 2012 में हुआ था तब वो कुछ महीने का था उसका बेटा। तो बार बार कह रहा था। और अक्षय अकेला ऐसा था जो अपने परिवार से नहीं मिला था, और अक्षय के ही कल सबसे ज़्यादा केस थे कोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ इसी अक्षय की वाइफ ने, आपको याद होगा, बताया था कि उससे डिवोर्स का एक केस औरंगाबाद बिहार में दाखिल कर रखा था कि मैं उसकी विधवा के तौर पे नहीं जानी जाती हूँ, मतलब नहीं चाहती हूँ कि जानी जाऊँ, तो मुझे उससे तलाक दिला दिया जाए। तो अपने पति से तलाक लेने वाली पत्नी कल खुद पहले हाई कोर्ट में थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में थी। रात को सुप्रीम कोर्ट में वो करीब 3:30 बजे तक थी, और एक बार उसने वहाँ पे रोई भी और लोगों से कह रही थी कि मुझे एक बार मिलवा दीजिए। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से मौत से पहले आखिरी दिन शाम 4 बजे के बाद आप किसी से नहीं मिल सकते। तो मिलने का जो जेल मैनुअल के हिसाब से था वो 4 से पहले था, और 4 से पहले जेल स्टाफ का कहना है कि अक्षय की पत्नी ने कहा ही नहीं, आई ही नहीं। हालांकि AP सिंह का कहना था कि वो गई थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में जेल ने कहा कि इस वक्त ज़्यादा हम मुलाकात नहीं करा सकते, तो मना कर दिया था। लेकिन इसकी सच्चाई नहीं मालूम। जेल स्टाफ का कहना है कि वो नहीं आई थी, और ना अक्षय ने तब तक कहा था। अक्षय रात को 4 बजे जब ये लोग गए, उस दौरान 4 से 5:15 के बीच में तब उसने कहा था कि एक बार मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलवा दीजिए। लेकिन ये मांग पूरी करना मुश्किल था, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, और फांसी के वक्त में काफ़ी कम वक्त बचा था। 4:15 बजे के आसपास कपड़े पहनाने के बाद, चारों के हाथ पीछे बांधने के बाद, करीब 70 के आसपास, चूँकि ये जो सेल था डेथ सेल चारों का वो बिल्कुल बराबर में था, तो वहाँ पे जो गार्ड है एक एक कर बारी बारी से एक एक को खोला गया, उनका चेहरा ढका गया, और उसके बाद उनको फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा। चारों में से एक भी अपने कदम से चल कर नहीं जा रहा था। चारों के पैर थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, और उनको गार्ड जो है एक तरह से उठाते हुए घसीटते हुए ही ले जा रहे थे। 5:20 या 19 मिनट की बात है जब ये फांसी के तख्ते तक पहुंचे। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से जो तमाम बाकी लोगों की मौजूदगी ज़रूरी थी, डॉक्टर से लेकर DM STM, बाकी के जेल स्टाफ, जल्लाद, स्वीपर, वो मौजूद थे। बाहर जाने के बाद भी अब भी अंधेरा था, क्योंकि सेल से लेके वहाँ तक जाना था। लेकिन इसके बाद 5:30 बजे का अभी वक्त हुआ नहीं था, अभी भी 10 से 11 मिनट बाकी था। फांसी के तख्ते पर पहुँचने के बाद पवन जल्लाद के अलावा जेल स्टाफ के 1-2 लोगों ने भी मदद की, और इन चारों के फिर अलग अलग पैर बांधे गए। इनके ऊपर फांसी का फंदा पहले से लटक रहा था, जैसा मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही हो रहा था। उसके बाद एक एक कर बारी बारी से फांसी का फंदा जो है वो जेल स्टाफ किसी ने नहीं बल्कि पवन जल्लाद ने अपने हाथों से चारों के गले में डाला। चेहरा पहले से ढका हुआ था, वो अब भी रो रहे थे, अब भी गिड़गिड़ा रहे थे। चेहरे के ऊपर उनके कवर था, काला कपड़ा डला हुआ था, चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उनकी रोने की आवाज़, उनके गिड़गिड़ाने की आवाज़ अब भी आ रही थी, और वो बार बार खुद को बख्श देने, माफ़ कर देने, यही कह रहे थे। करीब अगले 4-5 मिनट इस तैयारी में लगता है। सबके गले में फंदा कसने के बाद बाकायदा पवन जल्लाद उसको चेक करते हैं कि वो उसकी फिटिंग सही हुई है, उसकी जो टाइटनेस है वो सही है। और उसके बाद फिर तख्ते से हटकर पवन जल्लाद जाकर लीवर के पास खड़ा हो जाता है। अब भी अंधेरा है, क्योंकि 5:30 बजे सूरज नहीं निकला, ना रोशनी आई है। नीचे सारे लोग खड़े हुए हैं, वैसी ही खामोशी है। 5:30 के आसपास जैसी फिर घड़ी बजती है। अब पवन जल्लाद और जेलर एक दूसरे को देख रहे हैं। घड़ी में 5:30 का जैसे ही वक्त बचता है, जेलर इशारा करते हैं, रुमाल गिराकर पवन जल्लाद लीवर खींच देता है, चारों झूल जाते हैं। 15 मिनट तक अगले खामोशी रहती है। 15 मिनट तक इनकी लाश झूलती रहती है। 15 मिनट के बाद पहली बार डॉक्टर ऊपर जाता है और आला से एक एक की पहले धड़कन देखता है और फिर नब्ज। 15 मिनट के बाद डॉक्टर नीचे आता है और बताता है कि चारों की मौत हो चुकी है। अगर ज़रा सी भी गुंजाइश या शक होती तो फिर डॉक्टर ये नहीं कहता। तो जब 15 मिनट के बाद डॉक्टर ने बता दिया, फिर भी एहतियात के तौर पर अगले 15 मिनट तक और इनकी लाशों को उसी तरह फंदे से झूलने देने की
इजाज़त दे दी गई। 5:30 बजे ठीक लीवर खींचा गया था। 5:45 बजे डॉक्टर ने इनकी नब्ज़ देखी, चारों मर चुके थे। 6 बजे ठीक फंदे से सभी के गर्दन को बाहर निकाला गया और एक एक कर उनकी बॉडी को नीचे लाया गया। 2 एम्बुलेंस डीडीओ हॉस्पिटल यानी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से पहले से ही तिहाड़ में था। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया। इसके बाद इन 2 एम्बुलेंस में इन 4 लाशों को रखा गया और चारों लाशों को रखने के बाद पुलिस की निगरानी में, पुलिस के प्रोटेक्शन में इन चारों लाशों को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल सुबह ही ले जाया गया। इस दौरान रात से ही तिहाड़ जेल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे फांसी की खबर लगातार आ रही थी और लोग उसको देख रहे थे, सुन रहे थे और धीरे धीरे बहुत से लोग तिहाड़ के आगे जमा होने भी शुरू हो गए थे। तो बॉडी के साथ बाहर जब निकले और लोग कुछ गुस्से में उल्टी हरकत ना करें, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन में एम्बुलेंस को लेकर जाया गया दीनदयाल हॉस्पिटल। 5 डॉक्टरों के पैनल ने इन चारों लाशों का पोस्टमार्टम किया। उसकी रिपोर्ट शायद शाम तक दे दी गई है और ये रिपोर्ट तिहाड़ जेल ऑफिशियल को दी गई है। इस दौरान में डॉक्टर ने अपना डेथ जो सर्टिफिकेट था वो भी दे दिया। मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ निगरानी में हुई उन्होंने भी अपना सब कुछ लिख के दे दिया और इन सब की रिपोर्ट के ऊपर फाइनल रिपोर्ट तिहाड़ जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर ने बनाई और उसमें ये बताया और ये लिखा है कि जो 20 मार्च सुबह 5:30 बजे पवन, मुकेश, अक्षय और विनय इनको फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया था पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत ने, उस हुक्म की तामील हुई। इन चारों को जो अदालत के वक्त के हिसाब से फांसी दी गई, कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी दी गई। डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किया। डीएम साहब मौजूद थे, हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम हुआ। तो डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सब को साथ में लगाते हुए ये अदालत को भेज रहे हैं। शाम को ही आज तिहाड़ जेल से इन चारों की फांसी के जो कागजात आखिरी हैं वो पटियाला हाउस कोर्ट को भेज दिए गए। अब ये खबर नहीं है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इन कागजात को देखने के बाद निर्भया केस की फाइल को क्लोज करने का हुक्म जारी किया है आज, या मंडे को करेंगे या कल करेंगे। शाम तक मुझे लेकिन ये कंफर्म था कि पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी नहीं लिखा। जिस दिन पटियाला हाउस कोर्ट इसको क्लोज, इस फाइल को कर देगी, तो निर्भया का ये केस अब हमेशा के लिए कानूनी दस्तावेज में तो होगा, लेकिन एक क्लोज केस के तौर पर होगा जो अपने अंजाम तक पहुंच गया। ये थी पूरी कहानी रात से लेकर सुबह तक की। बहुत सारे लोगों के आज सवाल भी हैं, तो अब मैं कहूँगा दीपक से कॉमन सवाल सब जो हैं वो बताओ। सर, रीढ़ की हड्डी टूटती है, गले की हड्डी टूटती है फांसी में? फांसी जब दी जाती है तो फांसी में मौत कैसे होती है, इसको लेके पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि अगर किसी के गले में डालते हैं तो दम घुटता है, गला घुटता है और सांस नहीं ले जाती और वो मर जाता है। लेकिन असल में जो फांसी देने का मकसद है और फांसी से जो मौत है उसका ये है कि जब आपके गले में रस्सी बांधी जाती है और पैर के नीचे से आपके तख्ता हटाया जाता है तो आप अचानक झटके से न गिरें, क्योंकि उससे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फांसी के फंदे पे 3 गांठ बांधी जाती है। हमेशा फांसी के फंदे की गांठ यहाँ से नहीं होती है, उसका सिरा आपके जो यहाँ कान के नीचे का जो हिस्सा है ये यहाँ से होता है। वो इसकी वजह है कि जब बॉडी नीचे जाती है तो वो पूरा फंदा जो है इस तरफ ज़्यादा आपके प्रेशर डालता है। तो हमेशा फांसी पे जाने वाला शख्स का कभी ऐसे नहीं होता, बल्कि उसका गर्दन ऐसे होता है। तो वो 3 गांठ इसलिए बांधी जाती है कि जब लीवर खींचा जाए, तख्ता हटे, तो एक झटके में वो नीचे ना जाए, बल्कि एक एक गांठ खुले, पहले हल्का, फिर हल्का, फिर हल्का। और उस तीसरी गांठ के दौरान, पहली में या फिर दूसरी में या तीसरी में, कभी भी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि अचानक फोर्स पड़ता है और अचानक आपके पैर से नीचे आता है, आप झूल जाते हैं। अगर गर्दन की हड्डी टूट गई या तो पहली गांठ में या दूसरी या तीसरी गांठ में, तो समझ लीजिए कि बड़ी आसान मौत हुई है, क्योंकि गर्दन की हड्डी टूटते ही फौरन मौत हो जाती है। लेकिन अगर पहली गांठ में भी नहीं टूटी, दूसरी गांठ में भी नहीं टूटी, तीसरी में भी नहीं टूटी, तो फिर थोड़ी सी मौत तकलीफदेह होती है, दम घुटता है, कई और भी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त सांस निकलने में अंदर से बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फांसी जब भी दी जाती है तो फांसी में मौत जो है वो गर्दन की हड्डी टूटने से होती है। और इसीलिए जो आम सुसाइड के केस हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे वो पंखे से झूल गया, वो इसमें झूल गया, तो उसमें तो इतना ट्रायल, इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। इसकी वजह यह है कि ये कानूनी एक प्रोसीजर है, पूरा कानूनी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि फांसी से जब मौत दी जा रही है तो वो मौत कैसे होगी, तो वो मौत गर्दन की हड्डी टूटने से होगी।
सर क्या उनकी फैमिलीज ने डेड बॉडी एक्सेप्ट कर लिया है, या अगर एक्सेप्ट कर भी लिया है तो अंतिम संस्कार काम गांव में करेंगे जो या दिल्ली में? मेरी खबर है इसमें से 3 लोगों ने तो ये कहा था कि चूंकि ज़्यादातर इसमें से लोग वैसे सामर्थ्य भी नहीं है, गरीब भी हैं, और पुलिस भी नहीं चाहती थी कि इनको बॉडी जो है इनके सौंप दें इस तरीके से खुलेआम, क्योंकि लोगों में गुस्सा भी बहुत है, तो पता नहीं फिर क्या हो। फिर उन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि बॉडी ले जाके आप उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार करें। तो खबर यही थी कि पुलिस ने पहले से इनकी फैमिली मेम्बर से बात कर ली थी और कहा था कि जो भी होगा हमारी निगरानी में होगा। सर सूरज कुमार जी का सवाल है, सर उन्होंने सुना है कि क्या तिहाड़ जेल में रहकर उन्होंने कुछ पैसे भी कमाए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, सूरज कुमार साहब बिल्कुल उन्होंने पैसे कमाए हैं, और जो पैसे थे उनके उन्होंने अपने अपने जो पहले हिसाब किताब ये हो चुका था। चूँकि सज़ा याफ्ता कैदी जो होता है, जो कन्विक्टेड होता है, उसको जेल में काम करना होता है और उसकी दिहाड़ी मिलती है। तो इन लोगों ने एक पूरा, मैंने एक डिटेल में कभी आपको बताया भी था कि कुल मिलाकर चारों के 1-1.5 या कितने लाख रुपए थे जो इन्होंने कमाए, क्योंकि ये ऑलरेडी 2013 में ही कन्विक्टेड हो गए थे। जब 9 महीने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था 2013 में, तो 2013 से ही जेल में इनको जेल मैनुअल के हिसाब से काम करना ज़रूरी था। तो 13 से लेके 20 7 साल तक इन्होंने काम किया। हाँ, जैसे ही डेथ वारंट जारी हो जाता है तो फिर, या फिर आपको फांसी की सज़ा हो जाती है, तो फिर आपको इस रूटीन के काम से हटा दिया जाता है। आपको मान लिया जाता है कि अब आप किसी के काम के नहीं हैं, क्योंकि अब आपको मरना है, लेकिन उससे पहले तक लगातार आप काम करते रहते हैं। सर एक जो कॉमन सवाल है, सर आपके हिसाब से मेन कल्प्रिट कौन होगा, क्योंकि आप शुरू से लेकर अंत तक इस केस से जुड़े रहे, क्या आपको नहीं लगता है कि सीबीआई को जांच ना सौंपना की नाकामी है या केस को छोड़ दिया है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। इस पूरे मामले में 6 लोग थे। विनय, पवन, अक्षय और मुकेश ये आज अपने अंजाम को पहुंच गए। इसके अलावा इनमें एक राम सिंह था, जिसकी 2013 में तिहाड़ जेल के अंदर ही मौत हो गई। कहा गया कि वो सुसाइड है, लेकिन सुनील गुप्ता का कहना था, जो सुनील गुप्ता जी ने उस दिन बताया था, कि शायद वो मर्डर है, कैदियों ने ही मार के टांग दिया। तो 5 वो, एक छठा जुवेनाइल था जो 3 साल की सज़ा काट कर निकल गया। तो ये 6 कैरेक्टर थे। इन 6 की ख़ास बात ये थी कि ये दिल्ली में एक इलाका है रविदास कॉलोनी, ये उसी रविदास कॉलोनी के रहने वाले थे। हाँ, इनमें से अलग अलग स्टेट के भी थे, लेकिन ये सारे एक साथ वहीं पे थे और सारे एक दूसरे को जानते थे। उस रात बस में इनकी मौजूदगी, फिंगरप्रिंट्स, इनके डीएनए सैंपल, निर्भया के सिमन से इनका मैचिंग, जितने भी साइंटिफिक एविडेंस थे वो पुख्ता थे। और ये बता रहे थे कि उस रात 16 दिसंबर की रात 9 सवा 9 बजे से लेके 10:30-11 के बीच में ये 6, ये बस सफ़ेद रंग की, और निर्भया और उसका दोस्त, इनकी मौजूदगी एक जगह थी। तो साइंटिफिक एविडेंस को आप, जैसे पुलिस वाले बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है कि उठा के बंद कर दिया, दिखा दिया ये मौजूद था, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंस इन सभी लोगों का, और फिर इनमें से कुछ के मोबाइल के लोकेशन, वो सारी बड़े पुख्ता सबूत थे। तो इस मामले में और इस चीज़ पर कभी भी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना भी नहीं किया, इन चीज़ों को माना। तो ये पुख्ता एविडेंस थे। हाँ, इसमें कई बार ये होता है कि उसको यहाँ से पकड़ा, उसको वहाँ से पकड़ा। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद अगले दिन बस का पता चला, फिर एक एक करके रविदास कॉलोनी में जो लोग थे उनको उठाया गया, राम सिंह को उठाया गया, आपके पवन को उठाया गया, 1-2 औरंगाबाद भाग गया था, एक वो अक्षय, उसको लाया गया, 1-2 और इधर उधर भाग गए थे। क्योंकि जैसे ही मीडिया में खबर आई इस कि जिस तरीके से ये गैंग रेप हुआ, तो लोग दहल उठे थे। तो मीडिया में, अखबार में, टीवी में देख के ये जो गुनहगार थे ये भी घबरा गए थे, इसलिए अलग अलग भाग रहे थे। तो अलग अलग जगहों से पकड़े ज़रूर गए, लेकिन इसमें शामिल नहीं थे, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। यही वो 6 थे जो निर्भया के असली गुनहगार थे। सर जब भी डेथ वारंट जारी होता है तो जज अपनी पेन की नींद तोड़ देते हैं, तो सर क्या इस केस में 4 बार डेथ वारंट जारी हुआ है, तो 4 × 4 16 बार पेन की नींद तोड़ी गई है? बिल्कुल, ये शुरू से एक चलन रहा है कि जो इस तरह के डेथ वारंट साइन किए जाते हैं तो उस कलम से जो निब है वो तोड़ दिया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि आइंदा किसी और को के लिए मौत जैसी सज़ा ना लिखी जाए, तो इसी सोच के साथ उसको तोड़ा जाता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे 4-4 बार डेथ वारंट जारी हुआ है, तो चारों बार ही इन चीज़ों का भी पालन किया गया। मतलब 4 पेन के निब टूटे हैं पिछले 3 महीने में। सर एक सवाल है कि आज हमने एक वीडियो डाला था जहाँ पे एबी सिंह उनकी माँ पे सवाल उठा रहे थे, निर्भया की माँ पर, और लास्ट पे गुस्सा भी हो जाते हैं।
सर उस पे जानना चाहते हैं कि एपी सिंह का क्या बिहेवियर सच में ऐसा है और सुप्रीम कोर्ट कौन से कानून के तहत राजनीतिक कार्रवाई करता है? एपी सिंह ने आज लगभग सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे 3:32 पर जब ये फैसला आया, एपी सिंह बाहर आए, एपी सिंह ने जिस तरीके से कहा, मैं उस वक्त लाइव पे था और मैंने सुना और मुझे बड़ा मतलब पर्सनली भी बहुत बुरा लगा, इसलिए कि जब उनसे कहा गया कि अब आप मतलब एक तरह से खामोखा आप इस बिना बेस के आप सुप्रीम कोर्ट और इनका वक्त बर्बाद कर रहे थे, तब उन्होंने निर्भया को लेकर जो कमेंट्स किया था वो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उसको मानना नहीं चाहिए और वो बड़ा गलत था। और एपी सिंह को ऐसी लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी कि वो 12 बजे कहाँ थी, अगर उन्हें पता नहीं है तो फिर वो कैसी माँ और क्या चीज़ें, मतलब ये ऐसी चीज़ें, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो एक डॉक्टर बनने जा रही थी, बालिग लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो आप उसके क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? तो एक तो वो गलत। दूसरा सवाल आपका जो था कि सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे जो अर्जेंसी के केसेस होते हैं उसमें कोई भी वक्त, ये बाकायदा कहा गया है कि उसमें वक्त दिन या रात नहीं देखा जाएगा, अदालत बैठ सकती है। अब मौत से ज़्यादा अर्जेंसी कौन से केस में है जिसमें 5:30 बजे फांसी है, अब उसमें अगर ये लगता है कि भाई आखिरी मौका मिलना चाहिए इसकी सुनवाई की, तो उस वक्त नहीं देखा जाता। याकूब मेमन के केस में भी आपको याद होगा 4 बजे के आसपास फैसला आया था, इसमें 3:30 बजे आया और तब भी मैं उस रात पूरी रात लाइव पे था। सुरेंद्र कोहली के मामले में भी ऐसे हुआ था कि रात था, लेकिन फिर भी वो करीब 1 बजे तक फैसला आ गया था या 1:30 बजे के करीब। तो अर्जेंसी जिस केस में होता है, जिसमें वक्त काफ़ी अहम होता है, मैटर करता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त सुनवाई कर सकती है और ये केस उसी हिसाब से था। सर मीता भट्टाचार्य जी पूछ रही हैं, सर क्या पवन सच में जुवेनाइल था? अगर नहीं था तो क्या उसके बाप के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसने कोर्ट को गुमराह किया है। मीता जी, शुरू में जब ये, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जुवेनाइल का केस कब आना शुरू हुआ। जब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चला, उस वक्त एक जुवेनाइल का केस सामने आ गया था जो सिर्फ 5-6 महीना छोटा था 18 साल होने में, मतलब 17 साल 6 या 7 महीने का हो चुका था ऑलरेडी। तब पूरे ट्रायल कोर्ट के दौरान जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ट्रायल हुआ, उसमें कभी भी इसके जुवेनाइल होने की बात नहीं आई। ये मामला जब फैसला आ गया उसके बाद हुआ। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर वो जुवेनाइल था तो इस केस में एक जुवेनाइल था, उसको तो उस वक्त कोई उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, उसको तो जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया गया, 3 साल में वो बरी भी हो गया। तो फिर दूसरे के साथ भी ये हो सकता था, लेकिन तब उसने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा बाद में कानूनी खेल का हिस्सा बना और चूँकि उस वक्त वकील भी कोई और थे, एपी सिंह बाद में आए, तो फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से किया। हाँ, ये फैक्ट है कि इन सब में उस जुवेनाइल को छोड़ दे तो उसके बाद बाकी बचे 5 में ये जो है सबसे कम उम्र का था। सर एक सवाल है बहुत लोगों का कि सर इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला था वो तो पता ही नहीं चला किसी को। जी, इलेक्शन कमीशन का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में जो दलील हुई, बहस हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें उठाई थी। एपी सिंह ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन में हमने दिया है, सत्येंद्र जैन उस वक्त मतलब उनको अथॉरिटी नहीं थी मर्सी पिटीशन खारिज करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल मैटर है और इलेक्शन कमीशन का यहाँ आप जिक्र क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं किया उन्होंने और नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है, तो फिर आपको ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा, जब एक सरकार होती है तो आमतौर पे अगर कोई चुनाव या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो केयर टेकिंग सरकार भी होती है। कहा जाता है कि जब तक नई व्यवस्था ना हो आप अपना सरकार चले रहे, मतलब आप बने रहे, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे कोई गलत नहीं है। उसके अलावा ये है कि उससे पहले भी और मर्सी पिटीशन दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था, तो ये बड़ा ही कमज़ोर दलील, कमज़ोर तर्क है। तो इसीलिए उस इलेक्शन कमीशन के यहाँ वो मामला पेंडिंग पड़े होने का इस कोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है और इसलिए उनकी दलील को खारिज कर दी गई। सर उन्होंने एपी सिंह ने कोर्ट में ही कहा था कि एलजी के बाद कोई मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तो कोर्ट इस पे फैसला ना सुनाए, तो वो समझना चाहिए क्या मसला था। दूसरी बार ये जो विनय था, इसने, आपको याद होगा उस केस में जो गए थे कि हमें दूसरी मर्सी पिटीशन दाखिल की है, पहली मर्सी पिटीशन को उसने इनकम्प्लीट कहा था और उसने कहा हमने दूसरी मर्सी पिटीशन भेज दी है, वो एलजी को भेजी है, दिल्ली सरकार को भेजी है, तो वो पेंडिंग है। अब यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी उसकी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट खारिज कर चुके, ऑलरेडी उस मर्सी पिटीशन का पोस्ट मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका, तो यहाँ पे दूसरी मर्सी पिटीशन दाखिल करने का उसको लीगल राइट नहीं था, कानूनी अधिकार नहीं था
क्योंकि मर्सी पिटिशन आप एक बार दाखिल कर सकते हैं और मर्सी पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट मर्सी पिटिशन एक बार चैलेंज कर सकते हैं। तो वो सिर्फ एक गेम था, तो उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कि एलजी के पास आपके पड़ा हुआ है वो सेकंड मर्सी पिटिशन था जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी। सर आशीष जी और ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप रात भर से लाइव थे, अभी आपका चेहरा थोड़ा डाउन लग रहा है। बहुत थैंक यू सर, आपने हर एक चीज अपडेट रखा। और सर टाइम तक ने जो कल लाइव किया था उसमें भी लोगों ने फोटो लेके ट्वीट किया है, थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैंने शुरू में भी आप लोगों को कहा, पूरी क्राइम तक फैमिली को कहा, इसलिए कि एक तो निर्भया केस बड़ा था और निर्भया केस के साथ हम लोग लगातार जुड़े हुए थे। मेरा पर्सनल जो है इसमें बड़ा इमोशनल अटैचमेंट था। ये वो स्टोरी थी मेरी अपने करियर की कि जिसमें स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं खुद रोया हूँ कई बार। मैंने ये शेयर भी किया आप लोगों से, क्योंकि मैंने निर्भया को देखा, मैंने निर्भया की उस ज़ख्मों के बारे में जाना। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया मैं उनसे डायरेक्ट मिला, तो जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ बताया, अगर मेरा दावा है कि उनमें से आप में से कोई भी डायरेक्ट सुन ले या देख ले उसकी हालत, तो आप जब तक ज़िंदा हैं आप शायद उसको भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग से वो निकलेगा नहीं। तो मेरे लिए बड़ा अजीब। आज मैं आपको सिर्फ अपना एक लास्ट एक्सपीरियंस से ख़त्म करता हूँ कि मैं लाइव पे बैठा हुआ था, चित्रा एंकर थी, और जैसे ही 5:15 बजा, उसके बाद अब मैंने काउंटडाउन शुरू कर दिया था कि अब 15 मिनट है, उसका 5:25 हुआ, तो मेरे सारे तस्वीरें घूम रही थी उस तिहाड़ की सारी चीज़ें। लेकिन 5:25 के बाद मैं सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल सोच रहा था, निर्भया सोच रहा था, और वो जो 17-18 मुझे याद है आज भी, 17 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर की रात को हुआ था और 17 दिसंबर की शाम 2012 को पहली बार मैं सफदरजंग अस्पताल गया था। और उस वक्त तक असल में ये केस इतना बड़ा नहीं हुआ था। 18 दिसंबर के बाद मीडिया में बहुत ज़्यादा आई, लेकिन 17 दिसंबर मुझे चूँकि एक पुलिस सोर्स हैं पुलिस में, दिल्ली पुलिस के, तो उन्होंने फ़ोन किया था। ऐसी बात आई कि एक ऐसे दिल्ली में रेप हुआ और एक लड़की के साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, एक लड़का, दोनों को नंगा बस से बाहर फेंका गया। ठंड बहुत थी, दिसंबर का महीना था। बट जब उन्होंने बताया कि इसके साथ क्या क्या हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा। इसी दौरान में एक इत्तेफाक से सफदरजंग में मेरे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर थे और वो उनकी ड्यूटी आईसीयू में थी, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ एक ऐसा केस आया पेशेंट, पुलिस भी है। तब तक उन्हें भी नहीं मालूम था पूरी जानकारी। तो फिर मुझे आसानी हुई, मैं पहुंच गया। और उस वक्त तक चूँकि बहुत सारी ऐसी ना पुलिस बाकी चीज़ें नहीं थी कि ये बहुत बड़ा आगे चल के मीडिया का ट्रायल केस बनेगा, तो तब तक मेरे लिए वहाँ पे एक्सेस एंट्री भी ईजी थी। लेकिन जिस डॉक्टर ने जो कुछ बताया और मैंने जो देखा, वो मेरे दिमाग से आज 8 साल बाद भी नहीं निकला। तो आज 5:25 पे जैसे जैसे फांसी का वक्त करीब आ रहा था, मैं इन चारों की फांसी, जबकि लाइव में बैठा हूँ, मुझे मतलब वहाँ पे दिमाग वहीं पे होना चाहिए, लेकिन मैं सफदरजंग में पहुँच गया था और मैं उस 17 दिसंबर 2012 की सारी सीन, सारी चीज़ें, सारी बातें वो अचानक याद कर रहा था। तो बड़ा इमोशनल भी हुआ था। लेकिन आज 8 साल के बाद, करीब 7 साल 3 महीने 4 दिन बाद, हर एक को सुकून मिला कि चलो जो हुआ उसके साथ वो उसका बदला पूरा हुआ, इंसाफ मिला। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि फिर ऐसा और कभी ना हो किसी के साथ, इस तरह की वहशी हरकत जैसा था। और अगर ऐसा होता है तो फिर सही में इन चारों की जो फांसी है वो एक नसीहत होगी इस पूरे देश के लिए। एक लास्ट, हाँ सर, क्या आपने कहा कि जब फांसी पे चढ़ते हैं तब तक में तो लोगों को डर लगता है या रोने लगते हैं। अगर उस वक्त किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या फांसी टल जाएगी बाकियों की? ये सवाल है कि अगर किसी को फांसी के वक्त रो रहे हैं, डर रहे हैं, हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या फांसी टल जाएगी? देखिए इसके 2 जवाब हैं। एक कि अगर हार्ट अटैक आ गया है तो सबसे पहली बात यह है कि फांसी पे जो जा रहा है उसे मालूम है कि दहशत में है, डरा हुआ है, खौफ, इसके साथ कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी कर सकता है, बेहोश भी हो सकता है। कायदे से तो ये कहा जाता है कि अगर हार्ट अटैक है या बेहोश हो रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखाया जाए, तो लेकिन डॉक्टर तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से है और डॉक्टर लगातार निगरानी करता है। तो इन चीज़ों का फिर कोई मतलब नहीं होता है। जेल और जेल के स्टाफ की सिर्फ और सिर्फ एक उस वक्त फोकस होता है और वो ये है कि जो ब्लैक वारंट पे टाइम है, जो तारीख़ है, उस पर अमल करना है, उस पर पालन करना है और इसको टांगना है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को वाकई दहशत में बल्कि हार्ट अटैक आ भी गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको वैसे ही ले जाएंगे और वैसे ही टांग देंगे। हाँ, अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम मस्ट कर दिया है, तो पोस्टमार्टम में मौत की वजह भी आएगी।
तो अब इन चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता। तो थैंक यू एक बार फिर आप तमाम लोगों से। लास्ट में आज निर्भया को लेके हम सब की जो कोशिश थी और आप लोगों ने लगातार साथ दिया, हौसला भी बढ़ाया, और हमने एक एक कर निर्भया की माँ, पिता, वकील AP सिंह, इन सब से भी बात कराई, पवन जल्लाद से बात कराई, आपको जेलर से भी मिलवाया। अब एक कोशिश और है बस इस केस की, जैसे निर्भया का केस क्लोज़ हो गया है तो इस केस को हम लोग भी क्लोज़ करें। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले एक बार पवन जल्लाद से ज़रूर आप लोगों को मिलाऊं, पवन जल्लाद की ज़ुबानी आपको बाकी चीज़ें बताऊं। कोशिश यही है जैसे ही वो आते हैं बाहर, उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, आप तक लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।